अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। जब मैं यहाँ आया था तो बिल्कुल कंगाल था। मेरे पास कुछ भी नहीं था। मशहूर बिजनेसमैन बलवंत राय अपनी बेटी सपना से कह रहा था। वो इस वक्त जापान के शहर टोक्यो में एक 12 मंजिला इमारत की छत पर अपनी बेटी सपना के साथ कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। मेरे पास सिर्फ 1400 रुपये थे, उसने कहना शुरू किया, जो कि मेरे लिए नाकाफ़ी थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता दर दर की ठोकरें खाते खाते मेरे पास इतना पैसा आता गया और आज मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारे सामने हूँ। मुझे इतना कुछ इंडिया ने नहीं दिया जितना कि मुझे जापान ने दिया है। इज्जत, शोहरत, दौलत, जायदाद, फैक्ट्रियाँ, ऐशो आराम की ज़िंदगी, ये सब मैंने यहाँ पर हासिल किया है और तुम फिर भी इंडिया जाने की बात करती हो। डैडी, सपना ने कहा, अगर आप ये सब कुछ इंडिया में भी हासिल करने की कोशिश करते तो आपको मिल जाता। नहीं, हरगिज नहीं, बलवंत राय ने कहा। हिंदुस्तान में अगर मैं 100 साल भी कोशिश करता तो मुझे ये सब कुछ ना मिलता, क्योंकि हर चीज़ हासिल करने के लिए एक मौका होता है और ऐसे मौके हिंदुस्तान में नहीं हैं, और अगर हैं भी तो ख़ास लोगों के लिए हैं। एक गरीब आदमी वहाँ ये सब कुछ हासिल नहीं कर सकता। लेकिन डैडी, सपना ने उठते हुए कहा, फिर भी वो हमारा मुल्क तो है ना, हमारा वतन है, हमारा प्यारा देश है। अगर प्यारे से तुम्हारी मुराद खूबसूरती है तो जापान भी किसी से कम नहीं है। ये देखो, रंग बिरंगी रोशनियाँ, ये बेशबहा दमकती चीज़ों से भरी हुई दुकानें, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये साफ सुथरा माहौल और आसाइश भरी जिंदगी, ये तुम्हें हिंदुस्तान में कहाँ मिलेगी? मुंबई या राजस्थान की रेत में, जहाँ के तुम ख्वाब देखती हो। उसने छत पर लगे हुए धाती जंगले के साथ खड़े होकर रात की तारीकी में टोक्यो के रंग बिरंगे माहौल की तरफ इशारा करते हुए कहा। लेकिन सपना ने अपने डैडी की बात को तस्लीम न किया और हिंदुस्तान जाने की जिद पर अड़ी रही। मेरा ख्याल है ये सब कुछ तुम्हारे उन ख्वाबों का असर है जो तुम दिन रात देखती हो, बलवंत राय ने कहा। डैडी, मैं ये ख्वाब खुद नहीं देखती, बल्कि ये ख्वाब मुझे खुद ब खुद दिखाई देते हैं। ऐसे लगता है जैसे मुझे कोई अनजानी कुव्वत हिंदुस्तान ले जाने की कोशिश कर रही हो। अगर मैं लाख कोशिश करूं तो भी खुद को रोक नहीं पाती, सपना ने संजीदा होते हुए कहा। यह सब तुम्हारा वहम है बेटी, बलवंत राय ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। भला ऐसी कौन सी नजर ना आने वाली ताकत है जो इंसान के अपने अख्तियार से ज्यादा ताकतवर है? मैं इन बातों को नहीं मानता। और फिर सपना ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वो सोच रही थी काश वो उड़ सकती तो इस वक्त किसी से पूछने की बजाय खुद उड़कर हिंदुस्तान चली जाती, लेकिन वो मजबूर थी क्योंकि वो उड़ नहीं सकती थी। आखिरकार कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद वो लिफ्ट से नीचे उतरे और अपनी गाड़ी में बैठकर घर रवाना हो गए। राजस्थान में बॉर्डर से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर एक कच्ची सड़क के किनारे झाड़ियों की ओट में दो नकाबपोश छुपे बैठे थे। उनमें से एक मजबूत जिस्म का मालिक था और सिया रंग के कपड़ों में मलबूस था, जबकि दूसरा ब्राउन रंग के कपड़ों में था और निहायत कमजोर और दुबला पतला था। उन दोनों को शायद किसी का इंतजार था। कुछ देर खामोश बैठे रहने के बाद पतले जिस्म वाला बोला, सलीम कब आएगा ये ट्रक? मैं तो इंतजार कर करके थक गया हूँ। चुप करो यार, आ जाएगा, सलीम ने जवाब दिया। लेकिन हम कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? कमजोर जिस्म वाला एक दफा फिर बोल पड़ा। कहा ना ज्यादा बात मत करो, आ जाएगा। और हाँ, अपनी आंखें खुली रखो, अंधेरा है, कहीं कोई जहरीला कीड़ा ना काट ले, सलीम ने उसे हिदायत देते हुए कहा। दूर से रोशनी की हल्की हल्की शुआ दिखाई देने लगी। लगता है ट्रक आ रहा है, तुम यहां ठहरो, मैं देखता हूं। और फिर सलीम सड़क के किनारे तक रिंग रिंग कर आया और दूर से आने वाले ट्रक को छुप छुप कर देखने लगा। ट्रक अब तकरीबन आ चुका था। इससे पहले कि ट्रक मजीद करीब आता, सलीम को अपने साथी की चीखें सुनाई देने लगी। इससे पहले कि सलीम कुछ करता, उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, सलीम, सलीम। क्या हुआ? सलीम ने बिजली की तेजी से भागते हुए अपने साथी तक पहुंचकर कहा। लेकिन वहां सलीम को पहुंचकर एक झटका लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक काला, मोटा और तकरीबन 1.5 गज लंबा सांप फन फैलाए सलीम के साथी के ऐन सामने था। वो डर से सलीम को चीख चीख कर कह रहा था कि वो उसे बचा ले। अचानक ट्रेन के इंजन की आवाज करीब आई और ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी भी लम्हा ब लम्हा करीब आ रही थी।
इंजन की आवाज़ सुनते ही सलीम ने सांप को पीछे से पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन सांप बहुत बुरी तरह फुंकारा और उसने अपना रुख अब सलीम की तरफ कर लिया। सांप बार बार फुंकार रहा था। सलीम अब सांप के सामने बैठा था। सलीम ने अपनी आंखें सांप की आंखों में डाल दी। वो सांप को मुसलसल घूर रहा था। अचानक सलीम की आंखों का रंग सुर्ख होने लगा। सलीम की आंखों के रंग बदलते ही सांप की फुंकार बंद हो गई। उसी लम्हे सलीम की आंखें मुकम्मल तौर पर सुर्ख हो गई। आंखों के सुर्ख होते ही सांप एक जगह मुंजमद हो गया। ऐसे लगता था जैसे वो पत्थर का बन गया हो। सांप के पत्थर बनते ही सलीम ने सांप को उसके सर से पकड़ा और उसके सर को दोनों हाथों से, फिर गर्दन मरोड़कर उसका धड़ सर से अलग कर दिया। सांप के पिछले हिस्से को गोल गोल घुमाकर दूर झाड़ियों में फेंक दिया। उसका साथी ये सब कुछ देखकर हैरान हो रहा था। उसी दौरान उनका मतलूबा ट्रक सड़क पर से गुजर गया। सलीम, ये सब तुमने कैसे? उसके साथी ने उठते हुए पूछा। ज्यादा सवाल मत करो, जल्दी से उठो, ट्रक गुजर चुका है, सलीम ने अपने साथी की बात काटते हुए कहा। सपना कदावर आईने के सामने खड़े होकर अपना सरापा देखकर शर्मा रही थी। उसने तमाम मेकअप कर लिया था, सिर्फ अपने बाल बांध रही थी कि अचानक उसके सामने वाला आईना ऐसे रोशन हो गया जैसे टीवी की स्क्रीन रोशन हो जाती है। सपना ये सब कुछ अचानक देखकर हैरान हो गई और खौफ से पीछे हटने लगी कि अचानक आईने में एक पुराने तर्ज की हवेली की तस्वीर दिखाई देने लगी। तो डर के मारे सपना का बुरा हाल हो गया और वो चीखने ही वाली थी कि अचानक उसे चक्कर आने लगा। उसका अपने आप पर काबू न रहा और फिर उसे ऐसे महसूस होने लगा जैसे उसके दिलो दिमाग को किसी ने अपने कंट्रोल में कर लिया हो। आईने में अब भी हवेली की तस्वीर नजर आ रही थी जो कि अंदर से दिखाई दे रही थी। अंदर से हवेली कदीम तर्ज की लग रही थी कि फिर अचानक अंधेरा छा गया और फिर यकदम एक पुरानी और 20 फुट लंबी कब्र नजर आई। कब्र के इर्द गिर्द पुराने खंडरात थे जो कि भयानक लग रहे थे। सपना भी ये सब कुछ ऐसे देख रही थी जैसे वो टीवी देख रही हो। उसके चेहरे पर कोई खौफ न था, बल्कि वो बहुत पुरसुकून थी। अचानक कब्र जोर जोर से हिलने लगी। कब्र इतनी जोर से हिल रही थी कि आसपास के खंडरात से ईंटें गिरने लगी और गर्दो गुबार उठने लगा। कुछ देर ऐसा ही मंजर रहा, फिर एक जोरदार आवाज सुनाई दी। आना होगा तुम्हें, अपने देश में आना होगा। तुम्हारा आना जरूरी है, बल्कि बहुत जरूरी है। बोलो, आओगी ना? बोलो, आओगी? हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी, सपना ने उस रौबदार मर्दाना आवाज के जवाब में कहा। शाबाश, तुम्हें आना चाहिए क्योंकि तुम्हारा मुफाद इसी में है। दोबारा वही रौबदार आवाज कमरे में गूंजी और इसके साथ ही आईने से वो मंजर गायब हो गया और सपना भी पहले की तरह नॉर्मल हो गई। वह बहुत खौफजदा थी और बार बार आईने को घूर घूर कर देख रही थी कि उसी दौरान कमरे का दरवाजा खुला और सपना के डैडी अंदर दाखिल हुए। अरे बेटी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? हम पार्टी के लिए बहुत लेट हो रहे हैं। जबकि सपना ने अपने डैडी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से सर झुकाए आईने को घूरती रही। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सपना के डैडी ने पूछा। लेकिन सपना ऐसे खामोश खड़ी थी जैसे वो पत्थर की बन गई हो। जैसे ही बलवंत राय ने अपनी बेटी को छुआ, वो धपक से फर्श पर गिर पड़ी और ऐसा लगा जैसे उसमें जान ही नहीं है। बेटी, क्या हुआ तुम्हें? उठो। बलवंत राय ने अपनी बेटी को झुकते हुए उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। गुलशन, ओ गुलशन, बलवंत राय चिल्लाया। जी साहब जी। गुलशन कुमार जो कि नौकर था दौड़ता हुआ आया। डॉक्टर को फोन करो जल्दी। अच्छा साहब जी। और इसके साथ ही गुलशन भागता हुआ कमरे से बाहर चला गया, जबकि बलवंत राय ने अपनी बेटी को उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। वो हैरान और परेशान थे कि अचानक उनकी बेटी को क्या हो गया है। वो अपनी बेटी को टिकटिकी बांधे देख रहे थे और डॉक्टर के इंतजार में टहल रहे थे। डॉक्टर ने आते ही सपना का चेकअप किया और मेडिसिन लिखने लगा। इसे क्या हुआ है डॉक्टर साहब? बलवंत राय ने पूछा। कोई परेशानी की बात नहीं है। कोई डरावना ख्वाब देखा है जिसकी वजह से ये डर गई हैं और इनके दिलो दिमाग पर ऐसा असर हुआ है। ये वक्ती तौर पर बेहोश हो गई हैं। मैं ये कुछ दवाएं लिख दे रहा हूँ। जब इन्हें कुछ देर बाद होश आ जाए तो ये इन्हें एहतियातन दीजिएगा। वैसे फिक्र की कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई बात हो तो आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा, डॉक्टर ने बलवंत राय से कहा और उसके बाद वो चला गया। ठीक है, घंटे बाद सपना को होश आया। सपना के होश में आते ही
बलवंत राय उससे लिपट गए और पूछने लगे, बेटी तुम्हें क्या हुआ था? तुम क्यों अचानक बेहोश हो गई थी? अपने डैडी के सवालों के जवाब में सपना ने अपने साथ बीतने वाली सारी कहानी उन्हें सुना दी और कहा, पहले तो वो सिर्फ रात को ख्वाब में से मनाजिर देखा करती थी, लेकिन अब दिन दिहाड़े इस तरह आईने में उन मनाजिर का देखना और उसे हिंदुस्तान बुलाना, ये तमाम वाकयात फजूल नहीं थे। इनकी कोई ना कोई वजह ज़रूर है। इसलिए सपना ने पहले की तरह फिर हिंदुस्तान जाने की बात की और अपने डैडी को मनाने की कोशिश की। लेकिन हिंदुस्तान जाने की बात सुनकर सपना के डैडी भड़क उठे और कहने लगे, लोग हिंदुस्तान में रहकर जापान आने के लिए सपना देखते हैं और यहाँ आने की कोशिश करते हैं, और एक तुम हो जो गैर तरक्की याफ्ता और पसमानदा मुल्क में जाने की बात करती हो। पता नहीं तुम्हें ऐसा क्या नजर आता है हिंदुस्तान में। सपना ने जवाब दिया, डैडी क्या मैंने कभी इससे पहले आपसे हिंदुस्तान जाने की बात की है? अब मेरा जी चाहता है कि अपना वतन देखूं, लेकिन जब आप मना करते हैं तो मैंने कभी जिद नहीं की। लेकिन अब मुझे कोई अंदरूनी ताकत ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। मैं लाख अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दूं, लेकिन मेरे दिलो दिमाग पर कोई अंदरूनी ताकत ये बात फिर उजागर कर देती है और मैं मजबूर हो जाती हूं। बेटा ये सब तुम्हारा वहम है। इतने तरक्की याफ्ता दौर में, और वो भी इतने बड़े साइंसी और जदीद मुल्क में, तुम ना दिखाई देने वाली मावराई ताकतों की बात करती हो। तुम अपने जहन से यह ख्याल निकाल कर अपने कामों में मगन रहो, ऐश करो और फजूल की बातों की तरफ ध्यान ना दो। इस तरह ना तो तुम कोई ख्वाब देखोगी और ना तुम कोई परेशानी उठाओगी। सपना के डैडी ने उसे नसीहत करते हुए कहा। अपने डैडी की तकरीर सुनकर सपना ने उनकी हाँ में हाँ मिला दी, लेकिन वो समझ गई थी कि उसके डैडी उसकी हालत को नहीं समझ सकते, क्योंकि वो इंडिया से खाली हाथ आए थे। यहाँ पर उन्होंने सब कुछ हासिल किया, इसलिए वो यहाँ की दुनिया में रंग गए थे और अपनी सकाफत, रस्म व रिवाज और तौर तरीक़ों को मुकम्मल तौर पर भूल चुके थे। इसलिए वो सपना के मसले को ना तो समझ सकते थे और ना ही हल कर सकते थे। लिहाजा सपना ने रोज़ा के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि वो उसे अपना हाल दिल सुनाए और अपने साथ होने वाले वाक़यात की तफसील बताकर कोई मशवरा करे। वो एक रूसी लड़की थी जो कि अपनी नानी के साथ टोक्यो में रहती थी, लेकिन गुज़िश्ता चंद रोज़ से वो अपने माँ बाप से मिलने रूस गई हुई थी, जिसकी वजह से सपना और उसका कोई राब्ता ना हो सका था। लेकिन आज सुबह रोज़ा की नानी का फ़ोन आया था कि आज शाम की फ़्लाइट से रोज़ा वापस आ रही है, और ये ख्याल आते ही सपना ने सुकून का सांस लिया था, क्योंकि रोज़ा सपना की बहुत गहरी दोस्त थी और उसके हर सुख दुख और खुशी में उसका साथ देती थी। इस ख्याल के आते ही सपना शाम की फ़्लाइट के वक्त टोक्यो एयरपोर्ट पहुंच गई। फ़्लाइट कुछ देर लेट थी, लेकिन सपना ने इंतज़ार किया, और जब रोज़ा उसे एयरपोर्ट पर आती हुई नजर आई तो वो उसे बहुत गर्मजोशी से मिली। रोज़ा भी बहुत खुश थी और सपना से मिलकर और भी खुश दिखाई देने लगी। खैर एक रोज़ बाद जब रोज़ा सपना के घर आई तो सपना ने अपने डैडी की गैर मौजूदगी में अपने साथ पेश आने वाले तमाम वाक़यात उसे बता दिए, और उन वाक़यात पर अपने पिता का रवैया भी उसे बता दिया। रोज़ा ने सपना को काफ़ी हौसला दिया और उसे तसल्ली दी। चंद दिन बाद रोज़ा सपना को एक बूढ़े पादरी के पास ले गई। पादरी ने तमाम वाक़यात सुनने के बाद उन्हें अगले दिन आने का कहा। मुकर्रर दिन पर जब रोज़ा और सपना पादरी के पास पहुंची तो उन्हें पादरी की मौत की खबर सुनाई गई। वो पादरी मर चुका था उसी रात जिस दिन सपना और रोज़ा उससे मिलने गई थी। रात में उसने खून की उल्टी की और एक झटके से उसकी रूह परवास कर गई। मुझे तो ये कोई चक्कर लगता है, रोज़ा ने सपना से कहा जब वो एक होटल में रात का खाना रोज़ा के साथ खा रही थी और उसी वाक़ये के मुतालिक बात कर रही थी। कैसा चक्कर? सपना ने पूछा। मुझे हैरत है कि वो पादरी इतनी जल्दी कैसे मर गया। हम उस दिन उसके पास गए थे और वो उसी रात मर गया। मुझे लगता है ये कोई शैतानी चक्कर है। वो पादरी बहुत ज़्यादा इल्म रखता था। अगर हम उसके पास जाते और वो हमें ज़िंदा मिलता तो हमें यकीनन बहुत कुछ बताता और कोई ना कोई हल ज़रूर निकालता। लेकिन मुझे शक है। कैसा शक और किस पर है? सपना ने हैरान होते हुए पूछा। मैं यकीन से तो नहीं कह सकती, लेकिन मुझे शक है कि कोई दुश्मन है जो कि मावराई मखलूक की सूरत में था और अब भी है। उसने पादरी को मार दिया ताकि तुम्हें असल हकीकत का पता न चले। हाँ तुमने ठीक कहा, और ना जाने कब तक वो मेरे साथ ऐसा करेगा, सपना ने कहा। अरे बाबा, मैं तो शक की बिना पर कह रही थी। मैंने कोई उसे देखा तो नहीं है, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें एक राहिबा से मिलवाऊंगी। जहाँ पुराने मकान में हम रहते थे वो भी वहीं हमारे मोहल्ले में थी। वो बहुत बूढ़ी औरत है और रूहानियात के बारे में भी जानती है।
रोज़ा ने कहा। दूसरे दिन वो दोनों राहिबा के घर चली गई और उससे अपना मसला बयान कर दिया। राहिबा ने चंद लम्हे सोचा, फिर चंद किताबें खोली, फिर आंखें बंद करके बैठी रही। आधे घंटे के बाद बोली, चली जाओ लड़की, अपने देश चली जाओ, वरना तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। नुकसान? लेकिन कैसा नुकसान? आप मुझे कुछ तो समझाएं, सपना ने पूछा। मैं ज्यादा तो नहीं बता सकती, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरी ताकत को तुम्हारी मालूमात के बारे में रोक रहा है। लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि हिंदुस्तान में तुम्हें कोई पुकार रहा है और वो तुम्हारी भलाई चाहता है। उसकी निशानी रेतली पहाड़ी और झाड़ियों पर मुश्तमिल कदीम, पुरानी और बंजर ज़मीन है, लेकिन कहीं कहीं सब्जे का इम्कान भी है। और हाँ, वो तुम्हें किसी तारीखी मुकाम पर मिलेगा। वो जो कोई भी है, मर्द ज़ात, वो तुम्हारी भलाई चाहता है। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकती। और इसके साथ ही बूढ़ी राहिबा खामोश हो गई और हाथ के इशारे से उन्हें जाने के लिए कह दिया। सपना और रोज़ा हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगी। इंस्पेक्टर मंगल पांडे बहुत गुस्से में था। अपने आदमियों को बुरा भला कह रहा था। साले हराम खोरो, पिछले 4 रोज में ये तीसरा ट्रक है जो बड़ी आसानी के साथ आया और पलक झपकते माल अपनी मंजिल पर पहुंच गया, और तुम हड हराम लोग कुछ ना कर सके, सिर्फ देखते ही रह गए। मैं बताऊंगा तुम लोगों को कि कैसे स्मगलिंग का माल रोकते हैं। मैं तुम लोगों की सारी आराम तलबी निकाल के रख दूंगा। गुस्से के मारे वो अपने आपे में नहीं था कि अचानक एक भारी भरकम जिस्म के आदमी ने एक जोरदार सलूट किया और साथ में कहा, सर, ये वही आदमी था जिसने सलीम के साथी को मारा था, जो उस दिन चर्च स्मगलिंग में शामिल था। यह कहने वाला हवालदार भगत सिंह था। फिर उसने तवक्कुफ के बाद कहा, सर, पिछले चंद रोज में जितने भी ट्रक बॉर्डर पार से आए, उनको लाने वाले आदमी का पता चल गया है। भगत सिंह ने निहायत मुस्तैदी और फखर से कहा। क्या कहा? इंस्पेक्टर पांडे घुर्राया। कौन है वो हरामजादा? उस साले की बोटी बोटी करके कुत्तों को खिला दूंगा। सर, वो एक ही आदमी है, और वो है ताराबाई का बेटा सलीम, भगत सिंह ने जवाब दिया। कहीं तू उस छोकरे की बात तो नहीं कर रहा जिसकी मां क्वार्टर नंबर 12 में रहती थी और वो हर वक्त अपनी मां से लड़ता रहता था और फिर बाद में उसकी मां मर गई थी? जी सर, वही लड़का है जो कि अब अपना मोहल्ला छोड़ के बॉर्डर पर हथियारों और मनशियात वगैरह की स्मगलिंग करता है। अच्छा, तो वो है ये। मां भूख से मर गई और अब ये हथियारों की दादागिरी कर रहा है। छोड़ूंगा नहीं मैं साले को। जाओ उसे गिरफ्तार करके ले आओ। एक एक हिसाब लूंगा उससे। दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर करता है, इंस्पेक्टर पांडे ने कहा। और इसके साथ ही भगत सिंह सलूट करता हुआ चंद सिपाहियों के साथ सलीम को गिरफ्तार करने निकल पड़ा। रास्ते में गैराबाद और वीरान जगह पर हवलदार भगत सिंह ने अपने साथियों को दूसरे रास्ते से भेज दिया और खुद दूसरे रास्ते पर अपनी जीप में जाने लगा। वह जीप खुद ड्राइव कर रहा था। आधे घंटे के बाद उसने जीप एक वीरान खंडर के साथ खड़ी की और खुद एक तरफ तेज तेज कदमों के साथ चलने लगा। 5 मिनट के बाद वो एक खंडर के करीब पहुंच गया और फिर उसमें दाखिल हो गया। वहां पहले से एक राइफल बरदार शख्स मौजूद था। उदय, जल्दी आना था तुमने, मेरा तो यहाँ गर्मी से बुरा हाल हो गया है, उस आदमी ने कहा। फजूल बातें मत करो और काम की बात सुनो, भगत सिंह ने तुर्शी से कहा। उस रात जब तुम चले गए थे तो मैं बाद में अपना ट्रक स्टार्ट करके जाने लगा था, लेकिन अचानक मैंने जब ट्रक मोड़ा तो ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी में मैंने सलीम के साथी को देखा। वो जिंदा था क्योंकि वो सांस ले रहा था। मैंने उसे अस्पताल ले जाने और बचाने की लालच दी और उसके बदले उससे माल की पेटियों के बारे में पूछा तो उसने मुझे सलीम के बारे में बता दिया, लेकिन मैंने उसे बचाया नहीं बल्कि उसे मार दिया क्योंकि वो भी सलीम के साथ था। अब मैं तुम्हें बताने आया हूं ताकि तुम खबरदार रहो, और उससे तो मैं निमट लूंगा। उसे मैंने ऐसे केस में फंसाया है कि वो याद ही करेगा। और हाँ, इंस्पेक्टर पांडे चंद दिन से बहुत बिफरा हुआ है, इसलिए तुम मुझसे वायरलेस सेट के जरिए कोई राब्ता नहीं करना। मैं खुद जब जरूरत महसूस करूंगा तुमसे मिल लूंगा। और फिर चंद मिनट बाद उसकी जीप इंस्पेक्टर पांडे की तरफ जा रही थी। वहां पहुंचकर उसने देखा तमाम सिपाही वापस आ चुके थे। क्या सलीम तुम्हें नहीं मिला? उसने सिपाहियों से पूछा। नहीं, उसका कोई सुराग नहीं मिला, सिपाहियों ने जवाब दिया। मैंने भी बहुत ढूंढा उसे, लेकिन वो बदमाश नहीं मिला। बचकर जाएगा कहाँ आखिर? खैर, जब इंस्पेक्टर पांडे आए तो मुझे बुला लेना, खुद कोई बात ना करना। उसने सिपाहियों को नसीहत की और फिर अपने खेमे में दाखिल हो गया।
फोन की घंटी बजते ही कैलाश खन्ना ने फोन उठाया। हेलो, कैलाश खन्ना बोल रहा हूँ। हेलो, मैं बलवंत राय टोक्यो से बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। हाँ बलवंत, तुम कैसे हो? अरे भाई मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक ज़रूरी इत्तला देना चाहता हूँ, बलवंत राय ने कहा। हाँ हाँ बोलो, क्या इत्तला है? कैलाश ने पूछा। मेरी बेटी काफ़ी दिनों से हिंदुस्तान आना चाहती थी और मैं उसके खिलाफ था, लेकिन आज उसने मेरे इनकार की दीवार पार कर डाली और मुझसे छुपकर भाग निकली और हिंदुस्तान जाने वाली फ्लाइट में सवार हो गई और सुबह 10 बजे हिंदुस्तान पहुंच जाएगी। मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया है कि तुम उसे एयरपोर्ट से रिसीव कर लो और उसे किसी बहाने से वापस भेज दो, बलवंत राय ने कहा। लेकिन मैं उसे पहचानूंगा कैसे? वो तो अब बड़ी हो गई होगी। अरे बड़ी तो वो खैर हो गई है, लेकिन क्या तुम उसके दाएं गाल पर तिल का वो निशान भूल गए हो? और दूसरा, उसके पास एक सुर्ख रंग का सफरी बैग भी है, बलवंत ने कहा। अच्छा ठीक है, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं उसे रिसीव करके दोबारा टोक्यो के लिए रवाना कर दूंगा, कैलाश ने कहा। और फिर कुछ देर की बातों के बाद कैलाश ने फ़ोन रख दिया और वो एयरपोर्ट जाने की तैयारी करने लगा। 12 बजे कैलाश की वापसी हुई तो उसके साथ एक खूबसूरत और नौजवान लड़की भी थी, जो कि यकीनन सपना थी। सपना बेटी, तुम यहाँ बैठो, चाय पियो, मैं ज़रा एक फ़ोन करके आता हूँ, कैलाश ने सपना से कहा। और इसके साथ ही कैलाश दूसरे कमरे में दाखिल हो गया। फ़ोन की घंटी बजी। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज़ आई। हेलो बलवंत, मैं बोल रहा हूँ, कैलाश ने कहा। हाँ कैलाश, बताओ क्या हुआ, सपना मिली या नहीं? बलवंत ने भी बेसब्री से पूछा। सपना मिल गई है और इस वक्त मेरे साथ दूसरे कमरे में बैठी है। मैं उसे बहला फुसला कर तुम्हारे पास चंद दिन में भेज दूंगा, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। ओह, भगवान की कृपा है कि वो मिल गई, और तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया। और हाँ, उसे बहुत जल्द वापस भिजवा दो, बलवंत ने कहा। मैंने कहा ना कि तुम फिक्र ना करो, मैं उसे समझाकर तुम्हारे पास भिजवा दूंगा, कैलाश ने कहा। और फिर राब्ता मुनक़ता हो गया। बेटी सपना, और सुनाओ तुम कैसी हो? कैलाश ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। लेकिन ये क्या, सपना कमरे में मौजूद नहीं थी। कैलाश ने इधर उधर उसे ढूंढा, लेकिन सपना नहीं मिली। आखिर में जब उसकी नज़र अपने गैराज पर पड़ी तो वो खाली था, उसकी गाड़ी गायब थी। ओह नहीं, लगता है उसने मेरी फ़ोन वाली तमाम बातें सुन ली, इसलिए वो भाग गई, कैलाश ने अपने आप से कहा। लेकिन उसे तो यहाँ के रास्तों के बारे में मालूम भी नहीं है, ऐसा ना हो कि वो कहीं गुम हो जाए। यह ख्याल आते ही कैलाश ने अपनी नई जीप निकाली और तेजी से सपना की तलाश में सड़कों पर इधर उधर दौड़ाने लगा। वो मुसलसल 2 घंटे तक सपना को तलाश करता रहा, लेकिन उसे सपना नहीं मिली। आखिर तंग आकर वो घर वापस आ गया और अपने कमरे में बैठकर सोचने लगा। हरामखोर, बता कहाँ है तेरा दोस्त? बता, वरना डंडा मार मार कर तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। इंस्पेक्टर पांडे एक जवान लड़के पर डंडा बरसाते हुए पूछ रहा था। मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि मैं सलीम को नहीं जानता, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप फिर भी मुझ पर शक कर रहे हैं। जुबान बंद कर कुत्ते, इंस्पेक्टर पांडे गुर्राया। तू सलीम को अच्छी तरह जानता है, वो तेरा दोस्त है। तुम दोनों बॉर्डर के इलाके में हथियारों की स्मगलिंग करते हो। और इसके साथ ही इंस्पेक्टर पांडे उस नौजवान को डंडे से पीटने लग गया। रुक जाओ, मत मारो इस बेगुनाह को, मैं आ गया हूं, सलीम ने इंस्पेक्टर पांडे के सामने आते हुए कहा। इंस्पेक्टर पांडे सलीम को देखते ही गुर्राया। आ गया तू? तेरी एक एक हरकत से वाकिफ हूं मैं। तू देश के साथ गद्दारी करता है, गद्दार तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तेरी रूह कांप उठेगी। और इसके साथ ही इंस्पेक्टर पांडे ने सलीम को गिरेबान से पकड़ लिया। सलीम मुसलसल इंस्पेक्टर पांडे को अपनी आंखों से घूर रहा था और मार खा रहा था। मार खाने के दौरान उसके मुंह से एक बार भी आह की आवाज़ न निकली थी। सलीम की आंखों का रंग सुर्ख हो चुका था, उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। अचानक इंस्पेक्टर पांडे अपनी जगह पर खड़े खड़े साकित हो गया। उसने जो डंडा फिजा में सलीम को मारने के लिए उठाया था, वो वहीं पर जम गया था। वो बिल्कुल बुत बन गया था। सारे सिपाही हैरान थे और खौफजदा आंखों से ये मंजर देख रहे थे कि अचानक सलीम ने इंस्पेक्टर पांडे को गर्दन से पकड़ा और एक हाथ से पकड़ते हुए ऊपर उठा लिया। अब इंस्पेक्टर पांडे बुरी तरह चीख रहा था। उसी दौरान सलीम ने इंस्पेक्टर पांडे की बेल्ट के होल्स्टर में मौजूद पिस्तौल निकालकर इंस्पेक्टर पांडे के ऊपर तान लिया और सिपाहियों को हथियार फेंकने का इशारा किया। सलीम ने अपने दोस्त को एक बंदूक उठाने का हुक्म दिया, सिपाहियों को थाने के हवालात में लॉकअप कर दिया और साथ ही सलीम ने इंस्पेक्टर पांडे के मुंह पर ऐसा जोरदार घूंसा रसीद किया
कि वो दुनिया और माफिया से बेखबर हो गया। सलीम ने जल्दी से पुलिस की जीप स्टार्ट की और वो दोनों उसमें बैठकर उस जगह से निकल गए। अब वो दोनों इंस्पेक्टर पांडे की पहुंच से बहुत दूर आ गए थे, लेकिन फिर भी उन्हें खतरा था, इसलिए सलीम बहुत तेज जीप चला रहा था। अचानक एक झटके से जीप रुक गई और फिर लाख कोशिश करने के बावजूद दोबारा स्टार्ट ना हुई। लगता है पेट्रोल खत्म हो गया है, सलीम ने कहा और फिर वो जीप से नीचे उतर आया। अपने दोस्त से कहा, तेरा घोड़ा थोड़े फासले पर है, तू इन झाड़ियों से होता हुआ अपने घर निकल जा। मैंने इंस्पेक्टर पांडे का जहन तेरी तरफ से साफ कर दिया है, वो अब तेरे पीछे नहीं पड़ेगा, बल्कि तेरे मुतालिक सोचेगा भी नहीं, और मैं आगे की तरफ निकल जाता हूँ। तू फौरन अपनी राह ले, क्योंकि हो सकता है इंस्पेक्टर पांडे अपने साथियों समेत इधर आ निकले। और फिर उसका दोस्त भागकर झाड़ियों के दरमियान से निकल गया। सलीम कुछ देर वहां खड़ा रहा, फिर भी वो झाड़ियों के बीच में से निकलता हुआ एक जगह रुक गया जहां रेलवे लाइन थी। शाम के बाद अब हर तरफ अंधेरा मुसल्लत हो चुका था। सलीम रेलवे लाइन पर आगे ही आगे चलता गया। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक मालगाड़ी आती नजर आई, जिसके पीछे दो खस्ता हाल पैसेंजर डब्बे लगे थे। ये डब्बे शायद कहीं वर्कशॉप में मरम्मत के लिए जा रहे थे। ऐसा लगता था कि ये मालगाड़ी सिग्नल ना होने की वजह से रुक गई थी। बहरहाल अल्लाह का नाम लेकर सलीम बिला झिझक उस डब्बे में चढ़ गया और इत्मीनान के साथ मंजिल का तयन किए बगैर एक तरफ सीट पर बैठ गया। हर तरफ गुप्त अंधेरे का राज था और फिर चंद मिनट बाद ही गाड़ी रेंगते हुए तेज रफ्तारी से चलने लगी। थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया कि डब्बे में उसके अलावा भी कोई मौजूद है और वो मौजूदा हस्ती कोई इंसान है। कुछ तवक्कुफ के बाद उसने बुलंद आवाज से पूछा, मेरे अलावा यहाँ और कौन मौजूद है? दूसरी तरफ से कोई जवाब न मिला। उसने फिर आवाज लगाई, भाई आप कौन हैं? अब की बार डरो खौफ से लबरेज एक निस्वानी आवाज सुनाई दी, मैं एक लड़की हूँ, बिपता की मारी। उसके बाद उस लड़की की सिसकियां भरने लगी। सिसकियों की आवाज़ सुनकर सलीम घबरा गया और फिर बोला, आप घबराए नहीं, मैं कोई चोर उचक्का या बदमाश नहीं, आप इत्मीनान रखें और सुकून से बैठी रहें। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सपना थी। जी हाँ, वही सपना जो कैलाश खन्ना की बातें सुनकर भागी थी, क्योंकि वो उसे वापस जापान भेजना चाहता था और सपना वापस नहीं जाना चाहती थी। गाड़ी अपनी मखसूस रफ्तार से चल रही थी। अब सलीम ने सिगरेट सुलगा ली थी। अचानक सपना ने सवाल किया, आप यहाँ मालगाड़ी में? मेरा मतलब है आप कहाँ जा रहे हैं? अगर यही सवाल मैं आपसे करूं तो, सलीम ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा, तो मैं आपको इसका जवाब जरूर दूंगा, और वो भी सच सच। और फिर सपना ने अपनी सारी कहानी सलीम को सुना दी। उसने उसे यह भी बताया कि वह तब तक हिंदुस्तान से वापस नहीं जाएगी जब तक उस मख्फी ताकत को तलाश न कर ले जो उसे हिंदुस्तान आने पर मजबूर करती थी। सलीम ने भी उसे मुख्तसरन अपने बारे में बता दिया। इस दौरान गाड़ी राजस्थान के एक छोटे से स्टेशन मंदिरपुर पर रुक चुकी थी। सलीम गाड़ी से उतरकर जाने लगा कि अचानक रुक गया। आप अकेली हैं और यहाँ पर अजनबी हैं, आपको यहाँ के रास्तों का इल्म नहीं है। यहाँ मेरे एक दोस्त का घर है, अगर आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं तो आप मेरे साथ चलें। बाद में आप जहाँ कहेंगी आपको ले चलूँगा और आपके मसले को भी हल करने की कोशिश करूँगा, सलीम ने सपना से कहा। जब आपने तमाम रास्ता एक वीरान और खाली मालगाड़ी में एक तन्हा लड़की के साथ कोई बदतमीजी नहीं की और अपना एतमाद बहाल रखा, तो अब मैं आप पर क्यों भरोसा नहीं करूंगी, सपना ने बरजस्ता कहा। तो सलीम खामोश हो गया और तेजी से एक तरफ चलने लगा। सपना भी अपना बैग उठाए उसके पीछे चल रही थी। वह स्टेशन की मुखालिफ सिमत चल रहे थे। कुछ देर बाद सलीम अपने दोस्त के घर पहुंच गया। सपना भी उसके साथ थी। सलीम के दोस्त के घर सपना की खूब आवभगत हुई। बाद में सलीम ने सपना से कहा, देखो सपना, तुम घर से भागकर आई हो और फिर यहाँ हिंदुस्तान में भी अपने अंकल कैलाश को छोड़कर भाग आई हो, इसलिए तुम्हें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होगी। कैलाश के घर वाले तुम्हें तलाश कर रहे होंगे और अब मैं ये नहीं चाहता कि तुम अपना मकसद हासिल किए बगैर यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम्हारे साथ जो वाक़यात रूनुमा हुए हैं उनसे जाहिर होता है कि उनका कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। वो वाक़यात फजूल नहीं है, और अगर वाकई हिंदुस्तान आने में तुम्हारा मुफाद है, तुम्हें कोई बड़ा फ़ायदा है, तो तुम्हें वो फ़ायदा मिल जाएगा और तुम किसी बड़े नुकसान से बच जाओगी। मैं यही चाहूँगा, और जहाँ तक इस मसले का ताल्लुक़ है तो इसके लिए मैं तुमसे एक बात पूछना चाहूँगा। क्या बात? पूछें, सपना ने कहा। बात यह है कि मैं अपने काम का आगाज़ अपने पीर साहब के मशवरे से करना चाहता हूँ। वो पीर तो नहीं है बल्कि अल्लाह वाले फ़कीर मंश हैं। मैं उन्हें ये तमाम वाक़यात बताऊँगा तो मुझे उम्मीद है कि वो मुझे कोई ना कोई रास्ता दिखा देंगे और असल हकीकत से आगाह भी कर देंगे। लेकिन क्या? सपना ने कहा।
लेकिन यह कि मुझे इस बात से झिझक होती है कि कहीं तुम्हारा मजहब तो तुम्हें वहां जाने से नहीं रोकेगा या इस बात में रुकावट बनेगा, क्योंकि पीर साहब सच्चे मुसलमान हैं और जब वहां कोई ऐसा शख्स जाता है जिसमें ईमान की ताकत ना हो और उसकी नीयत में फतूर या इसके दिल में कोई शक हो तो पीर साहब उसका काम नहीं करते। अरे नहीं, आप मुझे वहां उनके पास लेकर चलें। अगर मेरा मजहब मुझे रोकेगा भी तो मेरे पास यकीन और ईमान की ताकत है। मेरा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं कि पीर साहब मुसलमान हैं, बल्कि मेरा मतलब तो सिर्फ मेरे काम से है। ठीक है, फिर तैयार हो जाओ, अभी वहां चलते हैं। कुछ देर बाद वो पीर साहब की तरफ रवाना हो गए। पीर साहब के दरबार में लोगों का काफ़ी हुजूम था। दूर दूर से लोग दरबार पर हाजिरी देने और पीर साहब से अपने मसले हल करवाने के लिए आए हुए थे। पीर करम अली शाह कहाँ हैं? सलीम ने एक शख्स से पूछा। वो आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं। आए, आप अंदर आए। और फिर वो शख्स उन्हें अंदर ले गया। सपना उस आदमी की बात सुनकर हैरान थी, लेकिन सलीम बिल्कुल पुरसुकून था, जैसे कि उसे अपनी पीर की करामतों का इल्म हो। कमरे के अंदर एक बड़ा सा कालीन बिछा हुआ था, जिस पर सफ़ेद कपड़ों में सफ़ेद चादर ओढ़े हुए पीर साहब बैठे तस्बीह पर कुछ पढ़ रहे थे। उनकी उम्र तकरीबन 70 साल थी। दाढ़ी और सर के बालों में मुकम्मल सफ़ेदी आ गई थी। आओ सलीम बेटा, बैठो यहाँ, पीर साहब ने सलीम से कहा। और फिर सपना भी सलीम के साथ ही बैठ गई। वक्त काली चादर ओढ़े हुए थी और उसने अपना चेहरा नाक तक ढांपा हुआ था। पीर साहब, ये सपना। मुझे इसके बारे में भी मालूम है, पीर साहब ने कहा, और इस वक्त मैं तुम्हारा ही काम कर रहा हूँ। मेरे इस काम में ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं है, लिहाजा तुम दोनों दूसरे कमरे में चले जाओ, कुछ देर आराम कर लो, बाद में मैं तुम्हें बुला लूँगा। सलीम और सपना अलहदा अलहदा कमरे में चले गए और आराम करने लगे। तकरीबन 2 घंटे बाद पीर साहब ने सलीम और सपना को बुलवाया। वो दोनों पीर साहब के सामने बैठ गए। सलीम बेटा, पीर साहब ने कहना शुरू किया, मैंने सपना के बारे में सब पता कर लिया है, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें वो वाक़यात दिखाना चाहता हूँ जो सपना के साथ टोक्यो में रूनुमा हुए। पीर साहब ने सलीम के हाथ में एक छोटा सा आईनानुमा शीशा दिया। उस शीशे पर गहरी सियाही की लेप की गई थी। अब पीर साहब ने सलीम को कहा, वो और सपना शीशे पर लगी हुई स्याही में देखें। पीर साहब के होंठों का हिलना था कि शीशे में हल्के हल्के साए दिखाई देने लगे और फिर अचानक मंजर बदला और वो तमाम वाक़यात किसी टेलीविज़न स्क्रीन पर नजर आने वाले मनाजिर की तरह दिखाई देने लगे जो सपना के साथ टोक्यो में पेश आए थे। सपना ये तमाम मंजर हैरानी से देख रही थी, जबकि सलीम बिल्कुल पुरसुकून था और उसकी आंखें सिर्फ शीशे पर जमी हुई थी। आधे घंटे बाद ये मंजर ख़त्म हो गया। सलीम बेटा, इन तमाम वाक़यात से तुम्हें बाखबर करना इसलिए ज़रूरी था ताकि तुम सपना के मसले को अच्छी तरह समझ सको। अब मैं तुम्हें आगे के हालात बताता हूँ। पीर साहब ने सलीम के साथ बैठी हुई सपना से भी कहा, सपना, तुम्हारी माँ को मरे हुए कितने साल हो गए हैं? पीर साहब ने पूछा। जी तकरीबन 2 साल। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? सपना ने पूछा। वो इसलिए कि तुम्हारी माँ जिंदा है। क्या? और जैसे सपना उछल पड़ी। हाँ, तुम्हारी माँ जिंदा है, पीर साहब ने दोबारा कहा। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है कि मेरी माँ की अर्थी को मेरे पापा ने अपने हाथों से जलाया था और हमने उनकी राख टोक्यो के बड़े दरिया में बहा दी थी। वो जिंदा कैसे हो सकती हैं? अगर तुम इसी तरह हैरान होती रही तो काफ़ी वक्त बर्बाद होगा। अब तुम खामोशी से मेरी बात सुनो, पीर साहब ने कहा। सलीम भी सपना के साथ हैरानी से पीर साहब की जानिब मुतवज्जो हुआ। तुम्हारी माँ जिंदा है और इस वक्त तुम्हारे सौतेले दादा की कैद में है। तुम्हारी माँ इस वक्त कहाँ है और किस हाल में है, ये तुम्हें वही अनजानी कुव्वत बताएगी जिसने कदम कदम पर तुम्हें हिंदुस्तान लाने की कोशिश की है। और वो कुव्वत एक नाग है जो कि इंसानी शक्ल में है। उसका नाम शमाम है। उसका कद तकरीबन 20 फुट है और वो इस वक्त एक 20 फुट लंबी कब्र में लेटा हुआ है। वो है जिंदा लेकिन कुछ कर नहीं सकता क्योंकि तुम्हारे सौतेले दादा ने उसकी ताकत छीन ली है। वो अब अपना रूप भी नहीं बदल सकता और दोबारा सांप नहीं बन सकता। जब उसकी ताकत आ जाएगी तो वो ऐसा कर सकेगा और इसी मकसद के हुसूल के लिए वो एक कब्र में खुसूसी अमल कर रहा है ताकि उसकी ताकत वापस आ जाए। वो जब अमल के ज़रिए थोड़ी सी ताकत हासिल कर लेता है तो वो उससे तुम्हें यहाँ बुलाने की कोशिश करता है और तुम्हें अपने वतन की जानिब खींचता है ताकि तुम्हें अपनी माँ के बारे में मालूम हो सके। और हाँ, ये बताना तो मैं भूल ही गया, चंद महीनों बाद तुम्हारे बाप का भी वही हाल होना है जो इस वक्त तुम्हारी माँ का है। क्या मतलब? क्या होगा पिताजी को? सपना ने परेशान होकर पूछा। वो जिस तरह तुम्हारी माँ की हमशक्ल बनाकर उसे टोक्यो में कार एक्सीडेंट के जरिए मारकर ड्रामा रचाया गया, उसी तरह तुम्हारे बाप के साथ भी यही होना है। तुम्हारे सौतेले दादा ने तुम्हारी
माँ को अपने कब्जे में किया हुआ है। लेकिन ये सब मेरे सौतेले दादा क्यों कर रहे हैं? सपना ने पूछा। पुराने हिसाब किताब, पुरानी दुश्मनी और मालो जायदाद की लालच ने तुम्हारे दादा को अंधा कर दिया है। वो तुम्हारे बाप की नस्ल तक को फना कर देना चाहता है, लेकिन अभी तक वो इस मामले में बेबस है। और वो शमाम हमारी मदद क्यों करना चाहता है और मुझे क्यों इन हालात से बाखबर करने के लिए हिंदुस्तान बुलाता है? सपना ने पूछा। वो एक मावराई मखलूक है। वो सांपों की नस्ल में से एक हमदर्द नस्ल से है। पहले उसकी उम्र 98 साल थी। जब वो पूरे 100 साल का हो जाता तो एक नाग बन जाता और फिर आसानी से हर रूप बदलने लगता। लेकिन उसके बाज साथी सांप उससे जलने लग गए थे और उन्होंने एक मुखालिफ कबीले के सांप जिसकी उम्र 97 साल थी उससे शमाम को लड़वा दिया। शिकस्त तो मुखालिफ सांप को हुई, लेकिन सांपों और नागों के सरदार नाग ने इस बुरी हरकत करने के जुर्म में शमाम को कड़ी सजा दी और उसे कैद कर दिया। लेकिन बाद में शमाम की रहम की अपील पर सरदार ने उसे 100 साल पूरे होने पर मुआफ़ कर दिया और उसे एक रूप बदलने वाला नाग भी बना दिया। लेकिन इसके बदले में उसे हमारी दुनिया में भेज दिया और गरीब, मोहताज और मुश्किल से दो चार यानी मुश्किलों में फंसे हुए लोगों की मदद करने को कहा। और ये काम उस सरदार ने 10 साल तक शमाम के ज़िम्मे लगाया था। शमाम जब मुख्तलिफ लोगों की मदद करता हुआ यहाँ राजस्थान के इलाके में पहुँचा तो उसे तुम्हारे सौतेले दादा के बारे में इल्म हुआ कि उसने तुम्हारी माँ को कैद किया हुआ है और कुछ अरसे बाद तुम्हारे बाप को भी कैद करके मार देगा और बाद में तुम्हारी सारी जायदाद का वारिस बन जाएगा। वो तुम्हारी माँ को कुछ महीने की अजियत देने के बाद मार देता, लेकिन शमाम ने तुम्हारे दादा से लड़ाई की, उसका मुकाबला किया और तुम्हारी माँ के ऊपर शाही नाग का हिसार कायम कर दिया। तुम्हारा दादा चूंकि सिफली उलूम का माहिर है और बहुत ताकतवर है, उसने शमाम की ताकत छीन ली और उसे नाकारा बना दिया। अब शमाम आम इंसान की तरह है, वो कुछ नहीं कर सकता। अलबत्ता उसने अपनी खोई हुई ताकत के लिए दोबारा अमल शुरू कर दिया है और उसने तुम्हारी माँ के गिर्द वो हिसार ख़त्म होने से पहले तुम्हें यहाँ बुलाया है, क्योंकि जिस दिन वो हिसार ख़त्म हो गया तुम्हारी माँ की मौत वाक़ हो जाएगी और फिर वो अमल तुम्हारे बाप के साथ शुरू हो जाएगा। पीर साहब ने तफसील बताई। ये शमाम हमें कहाँ मिलेगा? सलीम ने धीरे से पूछा। उससे मिलने की निशानियाँ वही हैं जो उस बूढ़ी राहिबा ने सपना को बताई थी, पीर साहब ने जवाब दिया। कुछ देर की खामोशी के बाद पीर साहब ने सपना से कहा कि वो कुछ देर के लिए दूसरे कमरे में चली जाए, क्योंकि सलीम से उन्होंने कुछ बात करनी है। ये सुनकर सपना दूसरे कमरे में चली गई। अब पीर साहब के सामने सिर्फ सलीम बैठा था। बेटा सलीम, पीर साहब ने कहा, क्या तुम महसूस कर रहे हो कि सपना में तुम्हारी दिलचस्पी बढ़ रही है? मैं समझा नहीं, सलीम ने मुतनब्बे होकर जवाब दिया। बेटा समझ जाओगे, तुम्हारी दिलचस्पी सपना के अंदर बढ़नी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में यही लड़की लिख दी है। इसलिए तो तुम पल भर में उसके साथ ऐसे दिखाई दे रहे हो जैसे जन्मों से उसके साथ हो। बेटा, तुम सपना की हिफाजत करोगे और उसकी मदद करोगे। अल्लाह ने तुम्हारे और सपना के सितारे मिला दिए हैं। अब तुम सपना के साथ जाओ और वो जगह तलाश करो जहाँ पर तुम्हें शमाम मिलेगा। मैंने तुम्हारी आंखों को मज़ीद ताकत अल्लाह के हुक्म से बख्श दी है। बाकी आगे के हालात से तुम्हें शमाम आगाह करेगा। वो जैसा कहे तुम वैसा ही करना, क्योंकि वो तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। पीर साहब के खिदमतगार ने अंदर आते हुए कहा, पीर साहब, बाहर इंस्पेक्टर पांडे पुलिस के साथ आया है। ये मेरी तलाश में आए हैं, सलीम ने घबराते हुए कहा। घबराओ मत सलीम बेटा, घबराओ नहीं, इन्हें रोकता हूँ। तुम और सपना पिछले दरवाजे से निकल जाओ, पीर साहब ने उठते हुए कहा। और फिर सलीम और सपना पिछले दरवाजे से बाहर निकल गए और पीर साहब ने इंस्पेक्टर मंगल पांडे को तलाशी के बाद वापस भेज दिया। मुझे लगता है कि हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं, सपना ने सलीम से कहा। वो इस वक्त राजस्थान के तारीखी मकाम पर पुरानी इमारतों के दरमियान खड़े थे। मुझे उस राहिबा ने भी यही निशानियां बताई थीं कि वहाँ पुरानी इमारतें होंगी और रेत के अलावा कहीं कहीं सब्जा भी होगा, और ये तमाम चीज़ें तो यहाँ मौजूद हैं, सपना ने तफसील बताते हुए कहा। हाँ, मुझे भी यही लगता है, सलीम ने सिगरेट का कश लगाते हुए जवाब दिया। वो अभी वहाँ खड़े सोच ही रहे थे कि क्या करें कि अचानक वहाँ इंस्पेक्टर पांडे अपने सिपाहियों के साथ आ टपका। खबरदार, हिलना नहीं वरना गोली मार दूंगा, उसने पिस्तौल तानते हुए कहा। बहुत भगाया मन ने तू, अब मैं तन्ने यहाँ से घसीट के लेके जाऊंगा। सर, ये लड़की इसके साथ कहाँ से आई? भगत सिंह ने पूछा। अरे भगत सिंह तुमको नहीं मालूम, मैं तुमको बताता हूँ, पांडे मुस्कुराते हुए बोला। इसकी माँ थी 2 नंबर और बेटा है आतंकवादी,
और अब ये छोरी आतंकवादी की रखेल है। एक कुत्ते खबरदार, जो सपना के बारे में एक लफ्ज़ भी कहा तो। सलीम ने गुस्से से बेख्तियार बेकाबू होते हुए कहा। वरना वरना क्या कर लेगा तू? इंस्पेक्टर पांडे ने सलीम की तरफ बढ़ते हुए कहा। तू साला गंदी नाली का कीड़ा, पहले आतंकवादी और अब यहाँ बॉर्डर पर लड़कियों का धंधा करता है। साले हराम के पिल्ले, थारे को तो मैं ऐसी सजा दूंगा कि थारी रूह कांप उठेगी। इस दौरान गुस्से से सलीम की आंखें सुर्ख हो चुकी थी और मुसलसल इंस्पेक्टर पांडे पर जमी हुई थी। वो इंस्पेक्टर पांडे को घूर घूर कर देखे जा रहा था। रे क्या देखे है, नजर नीची कर, वरना चमड़ी उधेड़ के रख दूंगा। पांडे ने सलीम को धमकी दी, लेकिन अचानक सलीम ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं। सलीम की आंखों का ऊपर उठना था कि इंस्पेक्टर पांडे हवा में उछलता हुआ ऊपर उठा और खला में मोलक हो गया। वो बुरी तरह चीख रहा था, अरे बचाओ मन्ने, वो भगत सिंह इसे गोली मार दे। लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि सिपाही ये मंजर देखते ही भाग चुके थे। फिर सलीम ने पलकें झुकाई तो पांडे धड़ाम से जमीन पर नीचे गिरा और चीखता रह गया। उसे बहुत सी चोटें आईं, वो जख्मों से बुरी तरह करा रहा था। फिर अचानक वो बेहोश हो गया। इस दौरान सलीम और सपना भाग चुके थे। शमाम की कब्र के ऊपर दो खौफनाक सांप फन फैलाए बैठे थे। ये सांप आम सांपों से मुख्तलिफ थे। उनके जिस्म के ऊपर सुर्ख रंग के धब्बे थे। ये वो सांप थे जिनसे सांपों के कबीलों में कासिद का काम लिया जाता था, यानी कि पैगाम ले जाने वाले सांप। सांपों के एक तरफ रेंगने के बाद अचानक कब्र जोर जोर से हिलने लगी और कब्र के ऊपर पड़े हुए पत्थर इधर उधर गिरने लगे और फिर एक खौफनाक आवाज आई और कब्र फट गई। कब्र फटते ही कासिद सांप एकदम से उड़कर दूसरी जानिब हो गए। इतने में कब्र के अंदर से एक 20 फुट लंबा जवान उठा, जिसकी आंखें नीली थी और सुर्ख रंग के बाल, चौड़ी पेशानी। ये जवान शमाम था। शमाम को देखते ही कासिद सांपों ने मखसूस तरीके से अपना फन मजीद फैला लिया और सर को इधर उधर हिलाने लगे। फिर कुछ तवक्कुफ के बाद दोनों ने बैक ज़बान इंसानी आवाज़ में कहा, हमें सरदार नाग ने भेजा है ताकि तुम्हें तुम्हारी खोई हुई ताकत, जो कि तुमसे सपना के दादा ने छीन ली थी, वो ला दें और तुम्हें मजीद ताकत दे दें, ताकि तुम नेकी के इस काम में साबित कदम रहो। और हमने ये दोनों काम कर दिए हैं। अब तुम आसानी से अपना रूप बदल सकते हो और तुम्हें एक मखसूस क़ुव्वत भी अता कर दी गई है। मेरी तरफ से सरदार नाग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना और उन्हें मेरा प्रणाम भी दे देना। शमाम ने अदब से कहा। बिल्कुल, हम ऐसा ही करेंगे, सांपों ने कहा। लेकिन सरदार नाग ने एक और हुक्म भी दिया है। वो क्या है? शमाम ने पूछा। वो ये कि तुम सपना और सलीम के पास खुद चले जाओ और इन्हें सारी हकीकत से आगाह कर दो, क्योंकि वो नादान है। और दूसरा ये कि सलीम के पीछे इंस्पेक्टर लगा हुआ है, जिसकी वजह से इनका वक्त बर्बाद हो रहा है। और अगर ज़्यादा देर हो गई तो सपना की माँ तो जान से जाएगी, लेकिन उसका बाप भी मौत के मुंह में फंस जाएगा। सपना और सलीम जब तक तुम्हें तलाश करेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और पानी सर से गुजर चुका होगा। एक सांप ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ। मैं जल्द ही सपना और सलीम को सारी हकीकत बता दूंगा, शमाम ने कहा। और फिर दोनों सांप चंद रस्मी बातों के बाद चले गए और शमाम भी वहां से एक जानिब चलने लगा। तो फिर मुझे क्या करना होगा? सलीम ने शमाम से पूछा। शमाम उस वक्त इंसानी शक्ल में सलीम और सपना के साथ खड़ा था। उसने दोनों को तमाम तफसील से आगाह कर दिया। सपना की माँ के बारे में शमाम ने बताया। वो एक ताबूत में बेहोश पड़ी हुई है और बहुत कमज़ोर है। सपना का दादा अपनी शैतानी ताकतों के ज़रिए उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन शमाम ने जो हिसार उसके गिर्द लगाया हुआ है वो उसकी ये कोशिश नाकाम कर देता है। वो ताबूत सपना के दादा ने अपनी हवेली के तहखाने में छुपा रखा है और उस ताबूत पर एक बदरू शातूनी का पहरा लगा रखा है। वहाँ कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता। और इसके अलावा शमाम ने सलीम को वो बातें भी बताईं जो पीर साहब उसे पहले बता चुके थे। सलीम ने शमाम से पूछा, वो क्या करे? वो किस तरह सपना के दादा से उसकी माँ की रिहाई करवाए, क्योंकि उस हिसार की मुद्दत बहुत कम रह गई थी और सपना की माँ की हालत भी रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही थी। देखो सलीम, ये काम हम तीनों मिलकर सर अंजाम देंगे। तुम अकेले कुछ नहीं कर सकोगे, शमाम ने कहा। लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे? सलीम ने पूछा। इस वक्त सपना के दादा ने अपनी वो हवेली, जिसके तहखाने में सपना की माँ कैद है और जिसमें सपना का दादा खुद मुख्तलिफ अमल करता रहता है, दुनिया की नज़र यानी आम इंसानों की आंखों से छुपा ली है। और वह हवेली वहीं पर मौजूद है जहां पहले मैंने सपना के दादा से मुकाबला किया था, लेकिन अब वो मुझे भी नज़र नहीं आ सकती। इसलिए पहले उस हवेली के लिए एक ख़ास अमल करना होगा, शमाम ने बताया। तुम इसकी फ़िक्र ना करो,
मेरी आंखों में पीर साहब ने एक ताकत भर दी है जिससे मेरी तमाम मुश्किलें आसान हो जाती हैं, सलीम ने बताया। ओह, फिर तो तुम बड़े कमाल के आदमी हो, शमाम ने कहा। और अब मैं भी एक दीप जला लूंगा। इसके साथ ही शमाम ने अपनी आंखें सलीम की आंखों में मरकूज कर दी। शमाम की आंखों से एक शुआ निकली और सलीम की आंखों में दाखिल हो गई। सलीम को एक झटका लगा और फिर दोबारा एक झटके के साथ वो शुआ शमाम की आंखों में दाखिल हो गई। ये क्या किया तुमने? सलीम ने पूछा। मैंने तुम्हारी आंखों की ताकत से अपनी आंखें भी रोशन कर ली हैं। अब मैं भी वो हवेली देख सकूंगा, शमाम ने कहा। तो फिर तुम सपना की आंखें भी इस ताकत से भर दो ताकि वो भी हमारे साथ हवेली को देख सके, सलीम ने कहा। और फिर यही अमल सपना के साथ हुआ, लेकिन अब शमाम की आंखों से सीधी शुआ सपना की आंखों में दाखिल हुई। अब सपना भी हवेली को देखने के काबिल हो गई थी। अब हम सुबह सवेरे हवेली का रुख करेंगे और हवेली में दाखिल होने के बाद सबसे पहले सपना की मां को शातूनी की कैद से आज़ाद कराएंगे। शातूनी एक ऐसी बदरू है कि अगर हम सपना के दादा को पहले मार दें तब भी वो जिंदा रहेगी। इसलिए पहले सपना की मां को रिहा कराना लाजमी है, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो सपना का बाप एक ख़ास अमल के ज़रिए शातूनी की कैद में आ जाएगा। तब तो ये शातूनी बहुत ख़तरनाक है, सपना ने कहा। हाँ, ये बहुत मूजी किस्म की बदरू है जो कि ताकत में तुम्हारे दादा के बराबर है, लेकिन फ़िलहाल उसकी तुम्हारे दादा से दोस्ती है, इसलिए अपनी दोस्ती निभा रही है। और उसी ने टोक्यो में उस पादरी को मौत के घाट उतार दिया था जिसने तुम्हें मेरे बारे में बताने के लिए दूसरे दिन आने को कहा था। और इसके अलावा उसने उस बूढ़ी राहिबा को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन ये नाकाम रही थी, शमाम ने तफसील बताई। लेकिन हम उसकी कैद से सपना की मां को कैसे रिहा कराएंगे? सलीम ने पूछा। मैं उस वक्त सांप की शक्ल इख्तियार कर लूँगा और तुम अपनी आंखों से उसे एक जगह पर जमा दोगे और उसकी हरकत बंद कर दोगे। बस उसी वक्त मैं उसके माथे पर डंक मार दूंगा और उसके बाद तुम उसे अपनी आंखों की कुव्वत से उठाकर उस हवेली के पीछे आग की एक भड़कती हुई भट्टी में फेंक दोगे। इस दौरान वो काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी, लिहाजा तुम आसानी से उसका मुकाबला कर सकोगे। आग में गिरते ही वो इस दुनिया से फना हो जाएगी, लेकिन ये काम बहुत एहतियात से करना पड़ेगा। और इसके अलावा मैं तुम दोनों को एक एक तिलिस्मी मोतियों का हार ला के दूंगा जिसके पहनने के दौरान तुम पर कोई जादू मंतर असर नहीं करेगा, शमाम ने कहा। हाँ, ये ठीक है, इस तरह से हम अपनी हिफाजत कर सकेंगे, सलीम ने कहा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मैं फिर आऊँगा और फिर हम अपने हदफ का आगाज़ करेंगे। और इसके साथ ही शमाम गायब हो गया। सपना और सलीम भी रेत के टीले पर बैठकर आराम करने लगे। दूर दूर तक रेत के सिवा कुछ न था और यहाँ इंस्पेक्टर पांडे ने कुछ फासले पर 3 खेमे लगवा रखे थे। उसे किसी मुजरिम की तलाश थी। भगत सिंह को बुलाओ, पांडे ने एक सिपाही से कहा। सर, वो कहीं गए हैं, सिपाही ने जवाब दिया। अच्छा ठीक है, पांडे ने कहा। और वो फिर तीसरे बड़े खेमे की तरफ जाने लगा। रास्ते में उसका गुजर उस खेमे से हुआ जिसमें वायरलेस सेट लगा हुआ था। अचानक वो रुक गया और खेमे के करीब खड़े होकर गौर से कुछ सुनने लगा। अंदर से किसी शख्स की हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। कोई कह रहा था, तुम फौरन निकल जाओ और माल भी छोड़ दो, पांडे को तुम्हारे बारे में खबर मिल गई है। लेकिन माल बहुत ज़्यादा है, दूसरी तरफ से आवाज़ आई। अरे माल को छोड़ो, तुम अपनी फिक्र करो, मैं पांडे को गलत तरफ दूसरी जगह पर ले जाऊंगा, तुम मौके का फ़ायदा उठाना और निकल जाना, किसी ने आहिस्ता से जवाब दिया। इंस्पेक्टर पांडे को आवाज़ जानी पहचानी मालूम हो रही थी और उसे जिस आवाज़ पर शक था वो यकीन में तब बदला जब पांडे खेमे के अंदर दाखिल हुआ। अंदर भगत सिंह मौजूद था। पांडे को देखकर भगत सिंह खौफजदा हुआ और बौखला गया। वो कुछ बहाने के लिए इंस्पेक्टर पांडे की आंखों में धूल झोंकने के लिए सोच रहा था कि पांडे की घुराहट भरी आवाज़ ने उसका दिल दहलाकर रख दिया। वाह रे भगत सिंह वाह, दाद देनी पड़ेगी थारी, साला हमारी ही आस्तीन में पला और हमारे साथ ही दगा करने चला तू क्या समझता था थारे करतूत की किसी को खबर नहीं होगी? शक तो मन ने थारे ऊपर बहुत पहले से था, लेकिन अब यकीन में बदल गया। अब मैं तन्ने छोड़ूंगा नहीं, थारे को जेल में चक्की पिसाऊंगा। लेकिन आगे का जुमला पांडे अदा न कर सका क्योंकि भगत ने एक मोटा डंडा पांडे के सर पर मारा और पांडे वहीं पर गिर पड़ा। साला कुत्ता मुझे जेल लेके जाएगा, उसने खुद से कहा और उसके बाद बेहोश पांडे को वो खेमे के बाहर घसीटने लगा। कुछ दूर ले जाने के बाद जो वो सिपाहियों की नज़रों से दूर हो गया तो एक बड़े खड्ड में छुपकर पांडे का गला दबाने लगा। अंधेरे का दौर दौरा था, पांडे को होश आ चुका था। वह खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भगत सिंह उसके जख्मी होने से पूरा फ़ायदा उठा रहा था। वो पांडे के सीने पर चढ़ गया, वो पांडे का गला दबा रहा था। अचानक अपनी जगह वो मुंजमद हो गया और फिर अचानक अपनी जगह से उड़कर उठा और हवा में मौलक हो गया।
वो फिजा में ऐसे खड़ा था जैसे एक पतंग लहरा रही होती है। ये काम सलीम ने किया था। पांडे इस दौरान उठ चुका था। सलीम ने उसे सहारा दिया। पांडे दर्द से करा रहा था। अचानक सलीम ने अपनी आंखें हवा में मोलक भगत सिंह के मुंह पर कर दी और फिर चंद मिनट बाद उसके होंठ हिले। मैंने सलीम को फंसाया था और इसके साथी को भी मार दिया था। किसी को कुछ पता नहीं चला। वो तमाम माल मेरा और मेरे साथी का था। वो ट्रक भी मेरे थे। सलीम तो मेरे मिशन को नाकाम करने आया था, लेकिन खुद मेरे शिकंजे में फंस गया और पांडे की नज़रों में मैंने उसे मुजरिम बना दिया। किसी को भी पता नहीं चला। पांडे ने यह मंजर बहुत हैरानी से देखा। वो बार बार फिजा में मौलक बोलते हुए भगत सिंह और फिर सलीम को हैरानकुन आंखों से देख रहा था। फिर सलीम ने पांडे से कहा, देख लिया सब कुछ तुमने? मुझे ये सब कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं थी सलीम। पांडे ने कहा, मैं तो इस हरामखोर की चाल को समझ गया था और इसलिए हमारे दरमियान ये सब कुछ हुआ। अब तो तुम्हारी नज़रों में मैं मुजरिम नहीं रहा। सलीम ने कहा, नहीं, तुम बिल्कुल बेगुनाह थे। यह सब कुछ इस कुत्ते की चाल थी जिसे मैं बहुत देर से समझा। अब तुम बिल्कुल आज़ाद हो और बॉर्डर के इलाके में क्या, तुम बॉर्डर पार भी जा सकते हो और फिर वापस भी आ सकते हो। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा और मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि ये एकदम बेजान होने और फिर बोलने का क्या चक्कर है। ये काम तुमने कई दफ़ा मेरे साथ भी किया है। बस ये राज की बातें हैं, तुम ना ही पूछो तो बेहतर है। चलो ठीक है, लेकिन अब इसे तो आज़ाद कर दो ताकि मैं इसे हवालात तक ले जा सकूं। पांडे ने कहा, नहीं तुम जाओ, मैं इसे यहाँ सिपाहियों के दरमियान पहुँचा दूंगा। वहाँ पर तुम इसे काबू कर लोगे। सलीम ने कहा और फिर पांडे जल्दी जल्दी सिपाहियों की तरफ भागने लगा। सलीम ने चंद मिनट बाद अपना काम कर दिया और फिर वहाँ से एक तरफ चला गया। तो क्या तुम लोग तैयार हो हवेली जाने के लिए? शमाम ने सलीम और सपना से आधा घंटा गुफ्तगू करने के बाद कहा। लेकिन शमाम, हम सपना के दादा को कैसे मारेंगे? सलीम ने पूछा। उसने पहले भी गुफ्तगू के दौरान शमाम से पूछा था, लेकिन शमाम ने उसका तफसीली जवाब नहीं दिया था। देखो सलीम, तुम तो शायद मेरी बात को समझे नहीं, इसलिए मुख्तसरन सुनो। शमाम ने कहा, सपना के दादा को भी हम वैसे ही मारेंगे जैसे शातूनी को, लेकिन हकीकत में हमें उसकी मौत का तरीका नहीं मालूम। वो भगवान पर छोड़ देंगे और वही हमारा हर मामले में मददगार होगा। और है भी। सपना के दादा की मौत के लिए तरीका हम वहाँ की सूरत हाल देख कर करेंगे। अब कोई सवाल तो नहीं करना? शमाम ने पूछा। नहीं, सलीम और सपना ने इकट्ठे कहा। अब तुम दोनों मेरे हाथ पर अपना हाथ रखो और जब तक मैं ना कहूँ अपनी आंखें ना खोलना। सबसे पहले सलीम ने हाथ रखा, फिर सपना ने और फिर शमाम ने उन्हें अपनी आंखें बंद करने को कहा। आंखों के बंद होने के बाद उन दोनों ने ऐसे महसूस करना शुरू किया जैसे वो हवा में उड़ रहे हों। तकरीबन आधे घंटे तक यही अमल होता रहा और फिर शमाम ने उन्हें आंखें खोलने को कहा। आंखें खोलते ही उन्होंने खुद को एक अनजान जगह पर पाया। जब उन्होंने सामने देखा तो उन्हें कुछ दूरी के फासले पर एक बड़ी तारीखी तर्ज की हवेली नजर आई। यही है तुम्हारे सौतेले दादा की हवेली, शमाम ने सपना से मुखातिब होकर कहा और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हवेली की जानिब बढ़ने लगे। अब वो माला पहन लो जो मैंने तुम्हें दी है, क्योंकि ये शैतानी ताकतों का इलाका है, शमाम ने दोनों से कहा और फिर सलीम ने अपनी जेब से एक माला सपना को निकाल कर दी और ये खुद भी पहन ली। शमाम एक अनजान जुबान में कुछ जोर जोर से पढ़ने लगा। उसने सलीम और सपना को भी उन्हीं अल्फाज को दोहराने के लिए कहा। वो दोनों उस अनजान जुबान में वो मंतरनुमा अल्फाज दोहराने लगे। जैसे ही वह हवेली के बड़े गेट के करीब पहुंचे, शमाम ने उन दोनों को भी दरवाजे की तरफ फूंक मारने को कहा। फूंक मारते ही गेट खुद ब खुद खुल गया और वो तीनों अंदर दाखिल हो गए। अंदर का मंजर बाहर से बिल्कुल मुख्तलिफ था। बाहर से यह हवेली बहुत पुरानी और बोसीदा हालत में नजर आती थी, जबकि अंदर से बिल्कुल नई इमारत जैसी थी और मुख्तलिफ किस्म के फूलों और दरख्तों से सहन भरा पड़ा था। वीरानी का राज था। कोई जीरू दिखाई ना दे रही थी। सारे कमरे बंद थे। सामने खड़े होकर उन्होंने फूंक दरमियान वाले कमरे के दरवाजे पर मारी। वो धड़ाम से खुल गया और वो तीनों कमरे में दाखिल हो गए। अंदर घुप अंधेरा था। कोई चीज़ नजर नहीं आ रही थी। अचानक उन्हें अंधेरे में कोई रीछनुमा जानवर चमकता हुआ नजर आया। ठहरो, शमाम ने कहा, यह कोई बदरू है और इसने अभी तक हमें नहीं देखा। और फिर उन तीनों की आंखों से एक एक शुआ निकली और वो रीछनुमा जानवर अचानक ऊपर उठा और फिजा में मुअल्लक हो गया। इसकी जान इसके सर में है, इसलिए इसे उल्टा करना होगा, शमाम ने कहा और फिर उनकी आंखों के जोर से वो फिजा में उल्टा हुआ और फिर धड़ाम से फर्श पर गिरा। फर्श पर गिरते ही उसे आग लग गई और एक जोरदार चीख सुनाई दी। कमरे में रोशनी फैल चुकी थी जो कि आग की वजह से थी। कमरे के अंदर का माहौल खौफनाक था।
वो जैसे ही आगे गए उन्हें एक बड़े हाल से गुजरना पड़ा। वहां से वो बाएं जानिब मुड़े और एक राहदारी में से गुजरते हुए एक लंबे और बड़े कमरे में दाखिल हो गए। वहां उन्हें 2 सीढ़ियां नजर आईं जो कि तहखानों की तरफ जा रही थी। तुम्हारी माँ तहखाने में कैद है, इसलिए हमें तहखाने में जाना होगा, शमाम ने कहा और फिर वो सीढ़ियां उतरने लगे। नीचे तहखाने में जाकर उन्हें बदबूदार माहौल के सिवा कुछ न मिला। ऐसे लगता था जैसे यहाँ मुर्गियां ज़िबा की गई हों और फिर सारा गंद यहीं फेंक दिया गया हो। पूरा कमरा खाली था। वो जल्दी से ऊपर आए और आगे जाने लगे। उन्हें 2 गलियां मुड़ती दिखाई दी। मैं यहाँ से बाएं और तुम दोनों दाएं तरफ जाओगे, शमाम ने सपना और सलीम से कहा और फिर वो अपने अपने रास्ते चले गए। सलीम और सपना आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। अंधेरा होने की वजह से उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था। अंधेरे में सपना ने सलीम का हाथ पकड़ रखा था और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरने लगे। वो किसी तहखाने में उतर रहे थे। अचानक सपना का पाँव फिसला और वो गिरने लगी, लेकिन सलीम ने उसे मजबूत बाहों से सहारा दिया। वो तहखाने में उतर चुके थे और अब दोबारा सीढ़ियाँ उतर रहे थे। शायद तहखाने के अंदर एक और तहखाना था। तहखाने के अंदर ऐसी बदबू फैली हुई थी कि वो मुश्किल से वहाँ खड़े थे। वहाँ बोसीदा हड्डियों का एक ढेर था, साथ ही कुछ ताबूत पड़े हुए थे जो कि बंद थे। सपना, तुम्हारी माँ मुझे लगता है इन्हीं किसी एक ताबूत के अंदर है, सलीम ने कहा। चलो आओ देखें, सपना ने मासूमियत से कहा। अभी वो ताबूत की तरफ बढ़े ही थे कि अचानक एक चमगादड़नुमा परिंदा जाने कहाँ से आ निकला और उनके ऊपर गोल गोल फिरने लगा। ये शक्ल के लिहाज से चमगादड़ जैसा था, लेकिन उससे कई गुना बड़ा था और रंग का सिया था। उसकी चोंच खासी लंबी थी। सपना, सलीम ने कहा, मुझे ये कोई शैतानी ताकत लगती है। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है, सपना ने जवाब दिया। सलीम ने ज़ोर ज़ोर से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और सलीम हैरान तब हुआ जब सपना भी ज़ोर ज़ोर से आयतल कुर्सी पढ़ने लगी, लेकिन सलीम ने कुछ कहा नहीं। आयतल कुर्सी का पढ़ना था कि परिंदा बुरी तरह चीखना शुरू हो गया। फिर जब सलीम ने और सपना ने उसकी तरफ फूंक मारी तो वह तड़प कर नीचे गिर गया और उसे आग लग गई। उसके बाद उस जगह खुद ब खुद रोशनी हो गई। अब वो दोनों एक ताबूत के पास खड़े थे। अब सलीम ने सोचा ही था कि ताबूत को कैसे खोले कि अचानक उसे भिन भिन की आवाज़ सुनाई दी। उसने जो मुड़कर आवाज़ की सिमत देखा तो हैरान रह गया और खौफ से उसका दिल डूबने लगा। उसे अपनी रगों में खून मुंजमद होता हुआ महसूस होने लगा। सपना का भी बुरा हाल था क्योंकि लाखों की तादाद में खूनी मक्खियाँ उड़ रही थी जो कि सलीम और सपना का खून चूसने के लिए उनके इर्द गिर्द मंडला रही थी। फिर अचानक एक एक करके मक्खियाँ नीचे गिरने लगी और तड़पने लगी। जब मक्खियों का जोर हल्का हुआ तो उन दोनों ने देखा कि एक खौफनाक अजदहा उनके सामने मुंह से शोले से मुशाबे आग निकल रही थी और उस आग की तपिश से तमाम मक्खियाँ मौत की वादी में पहुंच रही थी। चंद ही लम्हों में मक्खियाँ ख़त्म हो गई। सलीम और सपना के सर चकरा रहे थे कि अचानक वो अजदहा एक इंसानी शक्ल इख्तियार कर गया जो कि शमाम था। शमाम, तुम? उन दोनों यानी सलीम और सपना ने कहा। शमाम को देखकर वो ताज़ादम हो गए। शुक्र है खुदा का कि तुम आ गए, वरना ये खूनी मक्खियाँ तो हमारा खून ही चूस कर हमें मार डालती, सलीम ने कहा। लेकिन अब हमारे पास वक्त बहुत कम है। शातूनी और सपना के दादों को हमारे बारे में खबर हो गई है और अब वो दोनों हमसे मुकाबला करने आएंगे। उन्होंने ही ये मक्खियों की फौज भेजी थी, लेकिन अब इनके नाकाम होने के बाद वो खुद आएंगे। ये मक्खियाँ नहीं थी बल्कि खौफनाक, जालिम और भयानक बदरूहें थी जो कि शातूनी और तुम्हारे दादा के ताबे हैं और उनकी गुलाम थी। अब इनके मर जाने के बाद शातूनी और तुम्हारे दादा खुद ही मैदान में उतरेंगे। वो किसी और ताकत को नहीं भेजेंगे। इन मक्खियों को मैंने मारा है, लेकिन मेरे साथ एक तो मेरे नाग बादशाह की ताकत थी और दूसरी कोई बैरूनी नेक हस्ती जो कि कोई शफीक बुजुर्ग की शक्ल में थे। उन दोनों ने ही मुझे अजदहा बनने के बाद इतनी ताकत बख्शी, वरना इन मक्खियों से हम तीनों की मौत यकीनी थी, क्योंकि दूसरे तहखाने में इन मक्खियों ने मुझ पर भी हमला किया था। अब भी वो शफीक बुजुर्ग की ताकत मेरे साथ है और उसकी वजह से ही भगवान हमारी मदद कर रहा है। मेरे नाग बादशाह ने भी मुझे खुसूसी ताकत बख्शी है और मुझे कहा है कि अगर मैंने ये लक्ष्य कामयाबी से सरअंजाम दिया तो ये मेरा आखिरी लक्ष्य होगा। उसके बाद मुझे वापस अपने देश यानी अपनी दुनिया में बुला लिया जाएगा, शमाम ने तफसील बताई। वो अभी बातें कर ही रहे थे कि अचानक जंगली बिल्ले की तरह मियाओ मियाओ की आवाज़ आई और फिर एक साथ इस तरह की कई आवाज़ें आने लगी। ऐसा मालूम होता था जैसे बहुत से जंगली बिल्ले आपस में लड़ रहे हों। सलीम, हिसार टूट चुका है, शमाम ने कहा। जिस तहखाने में वो खड़े थे वहाँ रोशनी का एक झमाका सा हुआ और जब रोशनी ख़त्म हुई तो वहाँ पर खूबसूरत फर्नीचर पड़ा हुआ था। सामने ही एक तख्तनुमा पलंग था जिस पर एक बूढ़ा और एक जवान औरत बैठी हुई थी। बूढ़े के बाल कुछ सियाह थे और कुछ सफ़ेद, माथे और चेहरे पर झुर्रियाँ थीं।
गले में कई मालाएं काले और सफ़ेद रंग की थी। उसने काले कपड़े पहन रखे थे। औरत सफ़ेद लिबास में थी और बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी। उन तीनों को एक झटका लगा जब उन्होंने बेड के दाएं तरफ एक कमज़ोर और बूढ़ी औरत और एक 50 बरस के गम से निढाल शख्स को देखा। ये दोनों सपना के माँ बाप थे। सपना की आंखों में आंसू आ चुके थे क्योंकि उसके माँ बाप बोल भी नहीं सकते थे, बल्कि वो तो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते थे, जैसे वो पत्थर के बन चुके थे। और ये काम उस बूढ़े और उस खूबसूरत औरत ने किया था। ये सफ़ेद लिबास वाली औरत शातूनी थी और दूसरा सपना का सौतेला दादा था। रो मत सपना बेटा, हम तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के मरने के बाद यहाँ तन्हा नहीं रहने देंगे, बल्कि तुम्हें यानी तुम्हारे माँ बाप के पास रवाना कर देंगे, उस बूढ़े ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा। औरत मुतवातर मुस्कुराई जा रही थी। लेकिन इस काम से पहले मैं अपनी राह की रुकावट दूर कर दूं, बूढ़े ने कहा। कौन है जो तुम्हारे रास्ते की रुकावट है? आखिर किसकी इतनी जुर्रत है? औरत ने बनावट से कहा। अरे ये हरामी है जो इस वक्त सामने खड़ा है, बूढ़े ने शमाम की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो फिर इससे थोड़ा सा हिसाब किताब मैं भी कर लूं, औरत ने कहा। हाँ क्यों नहीं, बूढ़ा बोला। और फिर शातूनी शमाम की तरफ बढ़ने लगी। सलीम भी शमाम के साथ ही खड़ा था और घूरती आंखों से शातूनी की तरफ देख रहा था। शातूनी अब सलीम और शमाम के करीब आ चुकी थी। अचानक शातूनी की शक्ल बिगड़ने लगी। देखते ही देखते अब वहाँ एक खौफनाक शक्ल की औरत खड़ी थी और फिर अचानक उसने एक चीख मारी जिससे सपना, सलीम और शमाम लरस गए। लेकिन फिर वो संभल गए। शातूनी ने जैसे ही शमाम के कंधे को हाथ लगाया, उसे एक करंट लगा और वो पीछे हट गई। इसके पास तो कोई नेकी की ताकत है, शातूनी ने बूढ़े से कहा। अरे मैं देखता हूँ कैसी नेकी की ताकत है इसके पास। और फिर बूढ़े ने मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया। सलीम, भगवान पर यकीन रखो, डरो नहीं, लेकिन तुम मौका मिलते ही शातूनी पर वार कर देना। इस वक्त वो मुकाबले की तैयारी में नहीं है, बल्कि अपनी मस्ती में गुम है, शमाम ने कहा। बूढ़े के बुड़बुड़ाने से वो खौफनाक सांप सामने आ गए थे। सांप जैसे ही सलीम के पांव से मस हुए तो वो दूर जा गिरे, लेकिन फिर दोबारा बढ़ने लगे कि उसी लम्हे शमाम एक बड़े सांप की शक्ल इख्तियार कर गया और देखते ही देखते उन दोनों सांपों को निगल गया। शातूनी और सपना के दादा हैरानी से ये मंजर देख रहे थे, जबकि सलीम ने अपना वक्त ज़ाया नहीं किया। वो शमाम का इशारा समझ चुका था। उसकी नज़रें शातूनी पर थी। अचानक शातूनी अपनी जगह से उठी और उड़ती हुई कमरे की छत के साथ लग गई और वहीं पर साकित हो गई। सांप ने देर नहीं की और उड़ता हुआ शातूनी तक पहुंचा और उसके माथे पर डंक मारा और फिर लम्हे भर में शातूनी धड़ाम से नीचे गिरी। शातूनी के गिरते ही जबरदस्त चीखों पुकार सुनाई दी। ऐसे लग रहा था जैसे जलजला आ गया हो और वाकई कमरा बुरी तरह हिल रहा था। बूढ़ा अपनी जगह से गायब हो चुका था और सपना के माँ बाप भी गायब थे। माता पिता कहाँ गए? सपना ने सलीम से पूछा। घबराओ नहीं, तुम्हारे माता पिता मिल जाएंगे जब तुम्हारा दादा मरेगा, शमाम ने अपनी शक्ल में आते ही फौरन कहा। नहीं है वो मेरा दादा, वो जालिम है और ऐसे जालिम को ज़रूर मरना चाहिए, सपना ने नफरत से कहा। तुम लोग जल्दी करो यहाँ से निकलने की। मैंने इस हवेली के गिर्द हिसार लगा दिया था। वो बूढ़ा अब यहाँ से तो नहीं निकल सकता, लेकिन फिर भी हमें एहतियात की ज़रूरत है, शमाम ने कहा। वो तीनों एक दरवाजे से बाहर निकले, लेकिन बाहर के तो तमाम मकान गिरे हुए थे और सिर्फ हवेली की दीवारें साबुत नज़र आ रही थी। जैसे ही वो कमरे से निकले, वो कमरा भी खुद ब खुद गिरने लगा और टूटने लगा। वो तीनों अब खंडरात में खड़े थे। कुछ देर पहले वाली हवेली अब मुकम्मल खंडर बन चुकी थी। वो सब एक जानिब बढ़ रहे थे कि अचानक उन्हें एक कमरा नजर आया जो कि बिल्कुल सही हालत में था। यह कमरा क्यों नहीं गिरा? सलीम ने शमाम से पूछा। लगता है यही बूढ़े का कमरा है और बूढ़ा चूंकि जिंदा है इसलिए अभी तक उसका शैतानी कमरा नहीं गिरा, शमाम ने कहा। फिर वो तीनों कमरे में दाखिल हो गए। अंदर अंधेरा था। अचानक पीछे से दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और कमरे में मसनूई रोशनी फैल गई। वो हैरान थे कि ऐसा क्यों कर हुआ। कमरे के अंदर उस मक्कार बूढ़े की बहुत सी तस्वीरें आवेज़ां थीं जो कि कमरे की दीवार पर लगी हुई थी। अचानक उन तस्वीरों में हल्की सी जुम्बिश हुई और फिर एक आवाज़ आई। तुम मुझे मारने का ख्याल दिल से निकाल दो शमाम, और बेहतर यह है कि तुम लोग जिंदा वापस चले जाओ और मुझे भी यहाँ से जाने दो और अपना लगाया हुआ हिसार ख़त्म कर दो। बुज़दिल बुढ़ा, जब मौत सामने दिखाई दे रही है तो अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहा है। अगर हिम्मत है तो सामने आ, फिर देख मैं क्या करता हूँ तेरे साथ, शमाम ने आवाज़ की सिमत देखकर कहा। लेकिन उसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे आवाज़ कमरे में घूम रही हो। अरे मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि तुम्हारे सामने आ जाऊँ, बल्कि मेरे पास तुम लोगों की कमज़ोरी है।
और वो मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। और फिर उन तीनों के सामने सपना के माँ बाप आ गए। जाने वो कहाँ से निकलकर सामने आ गए थे। उनके गले में फांसी के फंदे थे। तुम सपना के माँ बाप को हमारे हवाले कर दो, हम चले जाएंगे, शमाम बोला। नहीं, जिस काम के लिए मैंने बरसों मेहनत की थी, अब जब वो पूरा होने के करीब आया तो मैं उसे 2 मिनट में ख़त्म कर दूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुमको मारकर ही दम लूंगा, आवाज़ सुनाई दी। तुम मार दो सपना के माँ बाप को, शमाम ने कुछ सोचते हुए कहा। क्या? सपना ने हैरान होते हुए कहा। हाँ, मुझे अपनी जंग लड़नी है, मैं इनका जिम्मेदार तो नहीं हूं, बस मरने दो इनको, शमाम ने कहा। नहीं, बचा लो माँ और पिताजी को, सपना ने शोर मचाया। लेकिन सलीम खामोश था। वो शायद शमाम की चाल समझ चुका था। अचानक शमाम के ऊपर एक तरफ से तीर बरसने लगे। ये धाती तीर थे और बहुत गर्म थे। तीर अब सलीम और सपना को भी लगने थे। ये अजियत देने वाले गर्म तीर थे। वो तीनों दर्द से करा रहे थे। सपना के माँ बाप अब गायब हो चुके थे। शमाम और सलीम की निगाहें अब तमाम तस्वीरों पर गर्दिश कर रही थी। वो बूढ़े की असल तस्वीर को तलाश कर रहे थे। सलीम और शमाम ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर शमाम दूसरी साइड की तस्वीरों की तरफ मुंह करके बोला, तुम हमें आज़ाद कर दो, हम हिसार तोड़ देंगे, हमें जाने दो, हम तुम्हारा ये अजाब बर्दाश्त नहीं कर सकते। आखिर हार ही गए ना। और फिर अचानक सलीम, शमाम और सपना की तरफ आते हुए तीर रुक गए। सलीम की निगाहें सामने की तस्वीर पर जमी हुई थी और शमाम आहिस्ता आहिस्ता पीछे दरवाजे की तरफ मुंह कर रहा था। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। वो दरवाजे तक गया, लेकिन अचानक उसने पीछे की तरफ मुड़कर देखा। मतलूबा तस्वीर साकित हो चुकी थी। अचानक शमाम गायब हुआ और वहां से वही सांप जिसने शातूनी को मारा था उड़ता हुआ आया और सामने की तस्वीर के माथे पर एक जोरदार डंक मारा। एक भयानक और दिल दहला देने वाली खौफनाक चीख सुनाई दी। फिर सांप के मुंह से एक आग का शोला निकला और तस्वीर के सर को जलाता हुआ आगे निकल गया। फिर वही मंजर रूनुमा हुआ जो शातूनी की मौत के वक्त रूनुमा हुआ था। सपना के माँ बाप बाहर खंडरात में खड़े थे। जोर जोर की साएं साएं की आवाज़ें आ रही थी। अब आसपास के मकान गिर रहे थे और बिल्कुल जिलजिले का आलम था। जोरदार चीखें सुनाई दी। ऐसे लग रहा था जैसे बहुत सी भेड़ बकरियां भाग रही हों। ये इस बुड्ढे की कैदी रूहें और बदरूहें थी, शमाम ने कहा। अब वो बाहर खड़े थे जहां बहुत सी तबाशुदा इमारतें थीं। सपना अपने माँ बाप के गले लगकर बहुत रोई। उसकी माँ काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन सपना खुश थी कि उसे उसकी माँ मिल गई थी। शमाम उन्हें उस इलाके से दूर ले आया और अब वो इंस्पेक्टर पांडे के पास बैठे थे, जहां सपना के बाप का दोस्त कैलाश सपना की तलाश में आ चुका था। उसे भी तमाम दास्तान सुनाई गई। वो बहुत हैरान था। अच्छा, मुझे इजाज़त दें, मुझे अपनी दुनिया में जाना है। तुम लोगों को तुम्हारी दुनिया मुबारक, शमाम ने तमाम लोगों से कहा। सलीम, सपना और उसके माँ बाप ने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया और वो उसे खुशी खुशी रवाना करने लगे कि अचानक पीर साहब आ गए। ठहरो, पीर साहब ने कहा। सब खामोश हो गए। सपना, अब वो हैरान कर देने वाली बात अपने माँ बाप और सलीम को बता दो, सपना ने कुछ देर बाद मुस्कुराते हुए कहा। मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। मैंने अपना मजहब हमेशा के लिए छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया है। कोई भी हैरान ना हुआ सिवाय सलीम के। हम भी मुसलमान होंगे, आप हमें भी कलमा पढ़ाएं। सपना के माँ बाप इंस्पेक्टर पांडे और सपना के बाप के दोस्त कैलाश ने कहा। तो पीर साहब ये बात सुनकर मुस्कुराने लगे और फिर जोर जोर से कलमा तैयबा पढ़ने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।